क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड करा जा रही है। ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत ज्योग्राफी क्लास 12 की एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत 5वां चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। जो अर्थव्यवस्था की द्वितीयक क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम विनिर्माण उद्योगों को रखते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। कौन कौन से उद्योग होते हैं, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं और उनका किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, सबको डिटेल में बताया गया और इसको वर्ल्ड के लेवल में बताया गया है, जिसको बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है द्वितीयक क्रियाएं। जो अर्थव्यवस्था की द्वितीयक क्रियाएं होती हैं, इसमें हमें विनिर्माण और उद्योगों के बारे में पढ़ना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और पूरे वर्ल्ड के इसमें चीज़ों को बताया गया है, तो इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की ज़रूरत है। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक हो और चतुर्थक हो, सभी का कार्य क्षेत्र संसाधनों की प्राप्ति और उनके उपयोग का अध्ययन करता है। तो हमारी जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उसे प्राथमिक क्षेत्र हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र अलग अलग इसको बांटा गया है। इसी के माध्यम से पूरी आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। ये संसाधन मनुष्य के जीवित रहने के लिए ही आवश्यक हैं। तो अगर संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो मानव की जीविका पर क्या हो जाएगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है। जब याद रखना, प्राकृतिक संसाधन जैसे अगर लोहा, कच्चा लोहा को लाया जाता है और जब उसे हम उद्योगों में ला करके इस्पात बनाते हैं तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो द्वितीयक क्रियाएं होती हैं वो किसी प्राकृतिक संसाधन के मूल्य को बढ़ा देती हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदल करके यह उसे मूल्यवान बना देती है। तो कच्चा लोहा पाया जाता है, उद्योगों में ला करके द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत और उसे जो है क्या करते हैं, इस्पात बदल देते हैं। जैसे आपका बॉक्साइट पाया जाता है, उसको जो है कच्चा माल होता है बॉक्साइट, और उसको जो है हम क्या करते हैं, उद्योगों में बदल देते हैं और वो एल्यूमिनियम बन जाता है। तो एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है। द्वितीय क्रियाएं इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी देश के लिए। कपास का सीमित उपयोग है, परंतु तंतु में परिवर्तित होने के बाद यह और अधिक मूल्यवान हो जाता। तो कपास जो है ये पहले खेतों में रहता है, लेकिन जब इसका धागा बन जाता है, ऐसे जब कपड़े बनाए जाते हैं तो ये काफ़ी मूल्यवान हो जाता है और इसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जा सकता है। खदानों से प्राप्त लौह अयस्क, जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, लौह अयस्क मतलब होता है कच्चा लोहा का हम प्रत्यक्ष उपयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु अयस्क से इस्पात बनाने के बाद यह मूल्यवान हो जाता है। तो जो इस्पात होता है, जब उसको हम फैक्ट्री में ला करके, कंपनियों में, उद्योगों में ला करके इस्पात बनाते हैं तो इस्पात हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही मूल्यवान हो जाता है। ठीक है। और इसका उपयोग कई प्रकार की मशीनें और औजार बनाने में होता है। खेतों, वनों, खदानों और समुद्रों से प्राप्त पदार्थों के विषय में भी यही बात सत्य है। इस प्रकार द्वितीयक क्रियाएं जो हैं, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण और संरचना उद्योग से संबंधित होता है। तो द्वितीयक क्रियाओं में हम किसको जानते हैं या किसको हम जानेंगे, विनिर्माण के बारे में, प्रसंस्करण क्या होता है और जो है निर्माण और संरचना, इन उद्योगों को हम इसके बारे में जानेंगे और ये द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है। लिखा है आगे, विनिर्माण। लिखा है कि जो है विनिर्माण से आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहे और इस्पात को गढ़ना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, कंप्यूटर के अति सूक्ष्म घटकों को जोड़ना और अंतरिक्ष यान निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को निर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। तो जब हम कच्चे माल को ला करके और उद्योगों में एक नई वस्तु बनाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे आपका जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, प्लास्टिक का खिलौना हो, कुछ भी हो जाए, उसे हम विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। विनिर्माण की सभी प्रक्रियाओं में कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे शक्ति का उपयोग। यह हमें इसमें विद्युत का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का विशाल उत्पादन और कारखानों में विशिष्ट श्रमिक जो मानक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधन और मशीनरी के द्वारा या पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, विनिर्माण में हम नई नई मशीनों का उपयोग करते हैं, जिससे उत्पादन और ज़्यादा हो जाता है। तृतीय विश्व के अधिकांश देश, जो तृतीय विश्व होता है उसमें हम अफ्रीका को रखते हैं,
एशिया को रखते हैं और दक्षिणी अमेरिका को रखते हैं, इसको नोट कर लेना। तो तीसरे विश्व के अधिकांश देशों में विनिर्माण को अभी भी शाब्दिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, मतलब इन देशों में अभी भी विनिर्माण बहुत ही पीछे है। इन देशों में सभी विनिर्माताओं का संपूर्ण रूप से चित्रण करना कठिन है। इनमें औद्योगिक क्रियाओं के उन प्रकारों का पर अधिक बल दिया जाता है जिसमें उत्पादन के कम जटिल तंत्र को लिया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, और यही क्वेश्चन एक बार आईएएस में पूछा भी गया था, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग इसको मेंस के पॉइंट व्यू से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो लिखा है शिल्प तरीके से कारखानों में थोड़ा ही सामान उत्पादित किया जाता है जो कि आदेशानुसार बनाया जाता है। जब याद रखना कोई आदेश होता है कि या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी कारखानों में शिल्प के द्वारा, पहले हाथ के द्वारा सामान बनाए जाते थे, अतः इसकी लागत अधिक होती थी। जब हम कोई चीज़ हाथ से बनाते हैं तो उसकी लागत क्या होती है, अधिक होती है। जबकि अधिक उत्पादन का संबंध बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान से है जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। तो जब बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा उत्पादन होने लगा तो उसको जो हम क्या कहते हैं, बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है उद्योगों का निर्माण एवं विनिर्माण उद्योग। तो उद्योगों का निर्माण क्या होता है और विनिर्माण उद्योग क्या होता है। तो लिखा है विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना। तो विनिर्माण का मतलब क्या होता है, हाथ से बनाना। फिर भी इसमें यंत्रों द्वारा बनाया गया सामान भी सम्मिलित किया जाता है। यह एक परम आवश्यक की प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल को स्थानीय और दूरस्थ बाजार में बेचने के लिए ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वैचारिक दृष्टिकोण से उद्योग एक विनिर्माण मतलब एक निर्माण इकाई होती है जिसकी भौगोलिक स्थिति अलग होती है और प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत लेखा बही और रिकॉर्ड का रखरखाव रखा जाता है। उद्योग एक व्यापक नाम है और इसे विनिर्माण के पर्यायवाची के रूप में भी देखा जाता है। तो अगर याद रखना कहीं उद्योग लिखा हो या विनिर्माण लिखा हो तो बात एक ही है, वो एक पर्यायवाची शब्द के रूप में उसको हम इसी तरह से प्रयोग करते हैं। जब कोई इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग शब्दावली का प्रयोग करता है तब उसके मस्तिष्क में कारखाने और कारखानों में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार उत्पन्न हो जाता है। जब हम कभी उद्योग का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर कारखाना शब्द ही जो है दिमाग में आ जाता है। लेकिन कई गौण क्रियाएं हैं जो कारखानों में संपन्न नहीं होती हैं, जैसे पर्यटन उद्योग। तो पर्यटन उद्योग क्या है, यह कारखानों में नहीं हो सकता, ये कहीं मैदान पर, कहीं पहाड़ों में, कहीं धार्मिक ऐसा हो सकता है, या मनोरंजन उद्योग इत्यादि। अतः स्पष्टता के लिए विनिर्माण उद्योग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना आजकल क्या है, उद्योगों के स्थान पर विनिर्माण का अगर प्रयोग किया जाता है तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये मत समझना कि उद्योग अलग है और विनिर्माण अलग है, दोनों एक ही चीज है, बस केवल पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे लिखा है यंत्रीकरण। याद रखना ये बड़े उद्योगों की विशेषताओं में एक आता है यंत्रीकरण। यंत्रीकरण मतलब होता है बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करके तब उत्पादन किया जाता है। तो लिखा है यंत्रीकरण से तात्पर्य है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। स्वचालित निर्माण प्रक्रिया के द्वारा मानव की सोच को समृद्ध किए बिना कार्य यंत्रीकरण की विकसित अवस्था होती है। पुनः निवेशन और समृद्ध पास कंप्यूटर नियंत्रण प्रणाली से युक्त स्वचालित कारखाने जिसमें मशीनों को सोचने के लिए विकसित किया गया है पूरे विश्व में नजर आने लगी हैं। तो आज देखना आजकल क्या है, मशीनों द्वारा ही बड़े बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आपका प्रौद्योगिकी नवाचार, तकनीकी नवाचार। आजकल क्या है, नए नए नवाचार, नए नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं और नए नए जो है इनोवेशन किए जाते हैं उद्योगों में। तो लिखा है प्रौद्योगिकी नवाचार शोध और विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण और अदक्षता को समाप्त करने और प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। तो आजकल क्या है, जब कोई उद्योग लगाते हैं तो शोध करते हैं और उसके प्रति गुणवत्ता के जांच करते हैं। तो आजकल नए नए नवाचार को भी उद्योगों में अपनाया जाने लगा है। आगे लिखा है यहाँ पे संगठनात्मक ढांचा और स्थिरीकरण क्या होता है। तो आधुनिक निर्माण की विशेषताएं होती हैं, एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र होता है, अत्यधिक विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास और अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन किया जाता है। आजकल क्या है, हम मशीनों से जब उत्पादन करते हैं तो वहाँ श्रम की आवश्यकता कम होती है और अल्प लागत, वहाँ लागत भी कम आती है और उत्पादन अधिक होता है। ये आजकल आधुनिक निर्माण की विशेषताएं हैं।
अधिक पूंजी होती है, बड़े संगठन होते हैं और प्रशासकीय अधिकारी वर्ग होता है जो पूरे उस सिस्टम को देखता है, मैनेजमेंट को संभालता है। ठीक है। अब आगे लिखा है अनियमित भौगोलिक वितरण। ये क्या होता है? आधुनिक निर्माण के मुख्य संकेंद्रण कुछ ही स्थानों में सीमित हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आज जो आधुनिक उद्योग लगाए जाते हैं वो कुछ सीमित स्थान पर लगाए जाते हैं, हर जगह नहीं लगा सकते हैं। तो कच्चे माल के नज़दीक लगाते हैं या बाजार के नज़दीक लगाते हैं। विश्व के कुल स्थानीय भाग के 10% से कम भूभाग पर इसका विस्तार है। मतलब उद्योगों का विस्तार आज पूरी दुनिया में 10% से कम भूभाग पर है। यह देश आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र बन गए हैं। कुल क्षेत्र को आच्छादित करने की दृष्टि से विनिर्माण स्थल प्रक्रियाओं की अत्यधिक गहनता के कारण बहुत कम स्पष्ट है तथा कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के मक्का की पेठी 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में साधारणतः 4 बड़े फार्म होते हैं। तो याद रखना, जो अमेरिका है, अमेरिका में मक्का की पेटी पाई जाती है। मक्का की पेटी मतलब उत्पादन क्षेत्र पाया जाता है। आप इस मैप पे देख सकते हैं, ये मक्का की उत्पादन पेटी है, कहाँ पर? अमेरिका में है। ठीक है। वहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं मक्का उत्पादन के, जिनमें 10-20 श्रमिक कार्य करते थे। इतने बड़े बड़े जो मक्का के उत्पादन के फार्म होते हैं, आप ये भी मैप पे देखिए, बड़ा बड़ा खेती होती है, बड़े बड़े फार्म मतलब खेत होते हैं मक्का के। तो वहाँ पे 10-20 मजदूर ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मशीनों द्वारा सारा काम होता है। ठीक है। जिनमें 50-100 मनुष्यों का भरण पोषण होता है, परंतु इतने ही क्षेत्र में अनेकों जो है बृहद समकालिक कारखानों में समाविष्ट किया जा सकता है और हजारों श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। तो इससे हम हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो मक्का उत्पादन जो है अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ का बहुत बड़ा खेती का बहुत बड़ा उद्योग माना जाता है। ठीक है। आगे लिखा है उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ को बढ़ाते हैं। जब उद्योगों में हम लागत को कम कर देते हैं तो लाभ बढ़ जाता है। इसीलिए उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर की जानी चाहिए जहां पर उत्पादन लागत कम आए। तो जहाँ पे उत्पादन लागत कम आती है वहीं पर जो है उद्योग लगाए जाते हैं। तो उद्योग जो ही जगह लगाए जाते हैं तो कच्चे माल के नज़दीक लगाए जाते हैं या फिर जो है बाजार के नज़दीक लगाए जाते हैं। तो उसी चीज़ को आगे बताया गया। लिखा है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं। पहला है बाजार तक अभिगमनीयता। मतलब बाजार तक पहुंच जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो हम उत्पादन करते हैं अगर उसको हम बाजार में नहीं बेचेंगे तो उसका हमें लाभ कैसे मिलेगा? तो बाजार को उद्योगों में ध्यान हमेशा रखा जाता है। तो लिखा है उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना है। बाजार से तात्पर्य उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग और वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता क्रय शक्ति से है। दूरस्थ क्षेत्र जहां कम जनसंख्या निवास करती है वहां छोटे बाजारों से युक्त होते हैं। तो जहां जनसंख्या कम होती है वहां छोटे बाजार होते हैं, जहां जनसंख्या ज़्यादा होती है वहां बड़े बाजार होते हैं। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र बृहद वैश्विक बाजार है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों की क्रय शक्ति क्षमता भी क्या है? अधिक है, क्योंकि इनके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कोई भी सामान खरीदने में सोचते नहीं हैं। ठीक है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के घने बसे प्रदेश भी बृहद बाजार उपलब्ध कराते हैं, जैसे हमारा देश है, चाइना है, इंडोनेशिया है। कुछ उद्योगों का व्यापक बाजार होता है, जैसे वायुयान निर्माण और जो है शस्त्र निर्माण उद्योग। तो इनके लिए कुछ उद्योग के लिए व्यापक बाजार होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। आगे लिखा है कच्चे माल की प्राप्ति पर अभिगम्यता। कुछ उद्योग जो होते हैं वो कच्चे माल के निकट लगाए जाते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग। ठीक है। लिखा है उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी ओजन, सस्ते मूल्य और कम वजन घटाने वाले पदार्थों अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत स्थल के समीप ही स्थित होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बहुत सारे उद्योग कच्चे माल के नज़दीक लगाए जाते हैं। कौन? जो भार ह्रास उद्योग होते हैं, जिनका भार घट सकता है, जैसे गन्ना। ठीक है। गन्ना अगर काट देंगे सूखने लगेगा तो रस कम हो जाएगा, इसलिए जहाँ गन्ना के खेत होते हैं वहीं चीनी मिल लगाई जाती हैं। जैसे इस्पात उद्योग, देखो यहाँ पे उदाहरण में आ गया, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। ठीक है। तो कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित उद्योगों के लिए पदार्थ की शीघ्र जो है नष्टशीलता एक अनिवार्य कारक है। कृषि प्रसंस्करण और डेयरी उत्पाद क्रमशः कृषि उत्पादन क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं। अब ये बात याद रखना। ठीक है। अब आते हैं श्रम आपूर्ति तक
जो है अभिगम्यता, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जहां श्रमिकों की कुशलता ज़्यादा होती है, वहां लगाए जाते हैं। जैसे उद्योगों की अवस्थिति में श्रम एक प्रमुख कारक है। अगर श्रमिक नहीं रहेंगे तो उद्योग कैसे चलेगा, उत्पादन कैसे होगा। तो बढ़ते हुए यांत्रिकरण मतलब मशीनीकरण, स्वचालन और औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आजकल क्या है, मशीनें होने की वजह से श्रमिकों की थोड़ा डिमांड कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुशल श्रमिकों की मांग बहुत ज़्यादा है, जो स्किल हों, जो नॉन स्किल हो उनको नहीं, जिनको कुछ हुनर पता हो उनकी मांग आज भी ज़्यादा है, जो मशीन को चला सकें, कंप्यूटर चला सकें। नेक्स्ट है आपका शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति के साधन मतलब विद्युत उत्पादन तक लिखा है, वह उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, मतलब अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं। जहां बिजली उत्पादन होता है वहीं पे लगा देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, तो एल्यूमिनियम उद्योग में बिजली की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। प्राचीन समय में कोयला प्रमुख शक्ति का साधन था, पर आजकल जल विद्युत और खनिज तेल भी कई उद्योगों के लिए शक्ति का महत्वपूर्ण साधन हो गए हैं। ठीक है, आगे लिखा है परिवहन और संचार की सुविधाओं तक जो है अभिगम्यता, मतलब अब जो है उद्योगों के लिए परिवहन और संचार का भी मजबूत होना जरूरी है। क्योंकि अगर मान लो फैक्ट्री में उत्पादन कर देते हैं तो उसको हम बाजार तक लाने के लिए अगर परिवहन और संचार व्यवस्था नहीं रहेगी तो लाभ कैसे कमाएंगे, या फिर कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाएंगे कैसे। तो लिखा है जो है कच्चे माल को कारखानों तक लाने के लिए और प्रसंस्कृत मतलब बने हुए सामग्री को बाजार तक पहुंचाने के लिए शीघ्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं औद्योगिक विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो परिवहन संचार नहीं होगा तो कच्चा माल ना तो उद्योगों तक पहुंच पाएगा और ना उद्योगों से निर्मित माल बाजार तक पहुंच पाएगा। परिवहन लागत किसी औद्योगिक इकाई की अवस्थिति को निश्चित करने में महत्वपूर्ण कारक है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अत्यधिक परिवहन तंत्र विकसित होने के कारण सदैव इन क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण हुआ है, क्योंकि वहाँ परिवहन व्यवस्था पश्चिमी यूरोप में बहुत अच्छी है, इसीलिए उत्तरी अमेरिका में बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ पर जो है ज़्यादा उद्योगों का विकास हुआ है। आधुनिक उद्योग अपृथकीकरण ढंग से परिवहन तंत्र से जुड़े हुए हैं। आजकल जो आधुनिक उद्योग हैं वो परिवहन तंत्र से जोड़ दिए गए हैं। परिवहनीयता में सुधार समकालिक आर्थिक विकास और विनिर्माण की प्रादेशिक विशेषता को बढ़ाता है। उद्योगों हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए संचार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रबंधन के लिए, आदान प्रदान के लिए हमें संचार बहुत मजबूत करने की आवश्यकता होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है सरकारी नीति, तो उद्योगों के लिए सरकारी नीति भी बहुत जरूरी होता है। तो संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार प्रादेशिक नीति अपनाती है, जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो जब तक सरकार का सहयोग नहीं होगा तब तक उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती है। आगे लिखा है सामूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता उद्योगों के मध्य संबंध क्या होता है। तो प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योग लाभान्वित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक उद्योग हम लगाते हैं तो उससे कई उद्योगों को लाभ मिलता है। जैसे मान लो इस लोहा इस्पात उद्योग लगा देते हैं तो उससे छोटे छोटे बहुत सारे उद्योगों को कच्चे माल मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रधान उद्योग जो होता है, बड़ा उद्योग होता है, वो छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाता है, सहारा देता है। ये लाभ जो है समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में जो है पंडित हो जाते हैं। विभिन्न उद्योगों के मध्य पाई जाने वाली श्रृंखला से बचत की प्राप्ति होती है। ठीक है, आगे लिखा है उपरोक्त सभी कारक सम्मिलित रूप से किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करते हैं। जो मैंने आपको बता दिया है वही सारे कारण हैं जो किसी उद्योग का जो है निर्धारण करते हैं वो उद्योग वहां लगाया जाए या ना लगाया जाए। ठीक है, यहाँ लिखा है एक स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। जहाँ ज़्यादा व्यापक विविधता होती है वहीं लगाए जाते हैं। या किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करते हैं, या उद्योग जो है संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं। मतलब ऐसे कुछ उद्योग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कच्चे माल और बाजार के नज़दीक लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है। जैसे एक आपका डेयरी उद्योग हो गया, जैसे ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं। जैसे आपका सूचना तकनीकी उद्योग हो गया, कंप्यूटर चिप उद्योग हो गया,
मोबाइल उद्योग हो गया, ये ऐसे उद्योग होते हैं जिनको बाजार की आवश्यकता नहीं होती, वो कहीं भी लगा देंगे, वो विकास करते रहेंगे। आगे लिखा है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनका यहाँ वर्गीकरण बताया गया है। तो लिखा है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण उनके आकार, कच्चा माल, उत्पादन और स्वामित्व के आधार पर किया गया है, जिसको हम चित्र में 5.1 में देख करके समझ लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पूरा जो है डायग्राम दिया गया है कि कौन कौन से उद्योग कैसे हैं, और सबको यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से समझाया गया। पहले इसको मैं आपको समझा देता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखा है उद्योगों का आधार। एक होता है आकार के आधार पर उद्योग, तो होता है कुटीर उद्योग, एक होता है छोटे पैमाने का उद्योग, एक होता है बड़े पैमाने का उद्योग। कच्चे माल के आधार पर एक होता है कृषि आधारित उद्योग, जैसे चीनी, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, चाय, कॉफी और रबड़, ये सब कृषि आधारित उद्योग होते हैं। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं खनिज आधारित उद्योग, जैसे धात्विक उद्योग और अधात्विक उद्योग। धात्विक उद्योगों में लोहा हो गया, इस्पात उद्योग, आलोह में हो गया तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न और आभूषण हो गया। अधात्विक में सीमेंट, चीनी और चीनी बर्तन के मतलब चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए। कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो रासायनिक आधार पे होते हैं, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, नमक, रासायनिक उर्वरक उद्योग। कुछ उद्योग वन आधारित उद्योग होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी, लाख, तारपीन का तेल, कागज, जो वनों से प्राप्त होते हैं। कुछ पशु आधारित उद्योग होते हैं, जैसे चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग, ये पशुओं से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्पादन के आधार पर देखा जाए तो एक मूलभूत उद्योग होते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, ये मूलभूत उद्योग होता है। एक होता है उपभोक्ता सामान, जैसे बिस्किट, जैसे वस्त्र, वाहन, उदाहरण कार, स्कूटर और साइकिल, ये उपभोक्ता सामान होते हैं, उद्योग होते हैं। एक होता है स्वामित्व के आधार पर, एक होता है सार्वजनिक उद्योग सरकार द्वारा, एक होता है निजी उद्योग जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, एक होता है संयुक्त उद्योग जिसमें सरकार और निजी जो है दोनों मिलकर उद्योग बना लगाते हैं। तो इतने प्रकार के उद्योग हमारे पूरे दुनिया में और विश्व में, भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम अलग अलग करके जब पढ़ेंगे तो हमें और चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है आकार पर आधारित उद्योग, हमने उसको डायग्राम में देख लिया था। तो यहाँ लिखा भी है किसी उद्योग का आकार उसमें निवेशित पूंजी, कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके अनुसार उद्योगों को घरेलू और कुटीर और छोटे और बड़े उद्योगों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको डायग्राम में बताया था उसी चीज़ को यहाँ पर देखो लिखा भी है। बहुत सारे उद्योग यहाँ पर आकार के आधार पर, जैसे कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने पर मतलब छोटे पैमाने पर उद्योग और बड़े पैमाने पर उद्योग, उसी चीज़ को वहाँ पे बताया गया है। कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा है यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और साधारण औजारों और परिवार के सभी सदस्य मिलकर के अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वह स्वयं उपभोग करते हैं या स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। सभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं और पूंजी और परिवहन इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा जो है निर्मित होते हैं। तो कुटीर उद्योग जो है स्थानीय स्तर पर आजीविका चलाने के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है मिट्टी के बर्तन बनाते हुए एक कुम्हार को देख सकते हैं। ठीक है, एक कुटीर उद्योग का उदाहरण हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ जो है बांस की लकड़ी को काट करके और उनको अलग अलग जो है करके इसमें जो है अलग अलग जो है जो बॉक्स बनाए जाते हैं, बांस की जो टोकरी बनती है, ये उसको दिखाया गया। ये भी एक कुटीर उद्योग होता है, या तो अपने उपयोग के लिए या बाजार में बेच करके थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए ऐसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं असम में कुटीर उद्योग के उत्पादन की बिक्री भी हो रही है। ये सब बांस के सामान बनाए गए हैं और इनको बाजार में बेचा भी जा रहा है, और ये लोग स्थानीय लोगों के लिए ये बहुत ही जो है सुटेबल होता है, बहुत ही अच्छा होता है और पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, आगे लिखा है इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते और लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। बहुत छोटे पैमाने की जो बहुत छोटी चीज़ें आवश्यक होती है उनको यहाँ उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर और मिट्टी के बर्तन, ईंट, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। सुनार, सोना, चांदी और तांबे से आभूषण बनाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस और स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से भी बनाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है छोटे पैमाने के उद्योग या कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं।
इनके उत्पादन की तकनीक और निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न होते हैं, मतलब छोटे बड़े पैमाने पर होते हैं। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है और अर्ध कुशल श्रमिक और शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत से चलने वाले यंत्रों का भी इसमें प्रयोग करते हैं। रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं क्योंकि इसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता है, जिससे स्थानीय निवासियों को क्रय शक्ति बढ़ती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों ने अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के श्रम सघन छोटे पैमाने के उद्योग आरंभ किए हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे उद्योग बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर हो गया आपका बड़े पैमाने के उद्योग। इसके लिए पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, बाजार ज़्यादा होना चाहिए। तो बड़े पैमाने के उद्योग के लिए विशाल बाजार होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल होना चाहिए, शक्ति के साधन मतलब विद्युत ज़्यादा होनी चाहिए, कुशल श्रमिक होना चाहिए, विकसित प्रौद्योगिकी तकनीक होनी चाहिए, अधिक उत्पादन और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तब बड़े पैमाने के उद्योग लगाए जा सकते हैं। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले यह उद्योग ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और यूरोप में लगाए गए थे, परंतु वर्तमान में इसका विस्तार विश्व के सभी भागों में हो रहा है। तो आजकल विश्व के सभी भागों में बड़े बड़े पैमाने के उद्योग लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ मारुति जो है कार बन रही है, जापान का एक फैक्ट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े कारखानों में, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं तमिलनाडु में नीलगिरी में चाय के बागान का एक फैक्ट्री, यहाँ पे कारखाना है, उसको भी यहाँ पे दिखाया गया है। इसको भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिखा है आगे, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके बृहद पैमाने पर दिए गए निर्माण के आधार पर दो बड़े समूह में बांटा जा सकता है। एक होता है परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिनके समूह कुछ अधिक विकसित होते हैं देशों में हैं, और उच्च तकनीकी वाले बृहद औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित देशों में होता है। तो औद्योगिक प्रदेश उसे कहते हैं जहां बड़े पैमाने पर बहुत अधिक केंद्रों के माध्यम से उद्योग लगाए जाते हैं। फिर आपका है कच्चे माल पर आधारित उद्योग। तो कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग। तो सबसे पहले हम कृषि आधारित उद्योगों की बात कर लें। कौन कौन से उद्योग होते हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, हमने चार्ट में भी देखा था। खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार करने में माल में बदल करके विक्रय हेतु ग्रामीण और नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योगों में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, अचार, फलों के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी, जूट उद्योग और रबड़ उद्योग आते हैं। ये सब कृषि आधारित उद्योग होते हैं और कृषि पर ही ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका भोजन प्रसंस्करण क्या होता है, जिसे हम जो है पैकेजिंग है, जो पैकिंग नहीं होती है खानों की, उसको कहा जाता है। तो हम जैसे जूस लेते हैं, तो जूस को देखा होगा आप लोग, बहुत सारे जूस पैकिंग में मिलती है। जो पैकिंग करके जूस मिलता है उसको हम क्या कह सकते हैं, या डिब्बा बंद खाना, उसको हम कह सकते हैं भोजन प्रसंस्करण। इसे कहते हैं फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। लिखा है कृषि से तैयार खाद्य में मलाई, क्रीम का उत्पादन करना, जिसे दूध से हम मलाई बनाते हैं। डिब्बा खाद्य, फलों से खाद्य तैयार करना, ठीक है। मिठाइयाँ सम्मिलित की जाती हैं, इसमें मिठाइयाँ भी सम्मिलित होती हैं जो भोजन प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग उद्योग में आते हैं। आजकल इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ से मेंस में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हमारे बजट में इसको शामिल किया गया है। खाद्य आगे लिखा है को सुरक्षित रखने की कई विधियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे उनको सुखाकर जो है सधान कर या अचार के रूप में तेल या सिरका आदि डाल करके जो है पहले भी खाना मतलब कोई चीज़ जैसे हम सुरक्षित रखते थे। पर इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व जो है सीमित उपयोग ही होता था। अब इनका उपयोग व्यापक स्तर पर भी होने लगा है। कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण प्रायः वह व्यापार करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। कृषि व्यापार फर्म से आकार में बड़े, यंत्रीकृत, रसायनों पर निर्भर और अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको हम कृषि कारखाने भी कहते हैं। जैसे आपका चाय, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बगल में ही चाय का बागान है और यहाँ चाय की फैक्ट्री है जहाँ पे चाय की पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ एक कारखाना का नाम दे दिया गया है, चाय बागान और उसका कारखाना है, ठीक है। तो कृषि से जुड़ा हुआ होता है। आगे लिखा है खनिज आधारित उद्योग। तो लिखा है इन उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लौह अयस्क वाले धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, जबकि कुछ उद्योग अलौह खनिजों का धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा और जवाहरात उद्योग।
सीमेंट, मिट्टी के बर्तन आदि उद्योगों में अधात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे हमने चार्ट में आपको बता दिया है। नेक्स्ट है आपका रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग होता है, जैसे पेट्रो रसायन उद्योग में खनिज तेल पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नमक, गंधक, जो नमक बनाया जाता है यह भी रासायनिक उद्योग होता है, ठीक है। गंधक, पोटास उद्योगों में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योगों जैसे उद्योग लकड़ी और कोयले से प्राप्त कच्चे माल पर भी निर्भर होते हैं। रसायन उद्योग के अन्य जो है उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना, प्लास्टिक निर्माण करना, ये भी जो है रसायन उद्योग के अंतर्गत ही आता है। जो हमारे घरों में प्लास्टिक आता है ये भी रसायन उद्योग का ही उदाहरण होता है। फिर है आपका वनों पर आधारित उद्योग। वनों से प्राप्त हुई मुख्य और गौण उपज कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयुक्त होती हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी, कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस और घास तथा लाख उद्योग के लिए लाख वनों से प्राप्त किया जाता है। तो लाख एक प्रकार का जो कीट होता है जिससे हम रेशम की तरह वस्त्र प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये भी जो है वन पर निर्भर करता है। आगे लिखा है पशु आधारित उद्योग। चमड़ा और ऊन उद्योगों ये पशुओं से प्राप्त होते हैं। तो जैसे आपका भेड़ पालते हैं तो ऊन मिलता है और जो है उससे चमड़ा भी मिलता है। तो याद रखना बहुत सारे पशुओं से चमड़ा भी पाया जाता है। से प्राप्त प्रमुख कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ऊन पशुओं से ही प्राप्त किया जाता है। हाथी दांत उद्योग के लिए हाथी मतलब दांत भी हाथी से ही मिलता है, तो हाथी दांत उद्योग भी होता है और तरह तरह के उस पर डिजाइन बनाए जाते हैं। फिर है आपका उत्पादन या उत्पाद आधारित उद्योग। आपने कुछ मशीनें और औजार देखे होंगे जिनके निर्माण में लौह इस्पात उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखना पहले हम लौह अयस्क से लोहा इस्पात बनाते हैं और लौह इस्पात उद्योग भी कई उद्योगों का कच्चा माल होता है। जैसे हम कोई मशीन बनाते हैं, कोई औजार बनाते हैं तो हमें लोहा इस्पात की आवश्यकता पड़ती है और जो एक कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग स्वयं में एक उद्योग होता है और वह उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इस कड़ी को जोड़ना पहचान सकते हैं? जैसे लौह इस्पात उद्योग से हम मशीन बनाते हैं तो वस्त्र उद्योग के लिए मशीनें बन गया। ऐसे उपभोक्ताओं के लिए उपयोग के लिए हम जो कपड़ा बनता है परिवहन के द्वारा जो है बाजार तक पहुंचता है, तो जो परिवहन की गाड़ियां बनती हैं वो भी लोहे से बनती हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी कच्चा माल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है आगे उपभोक्ता वस्तु उद्योग के ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर रोटी, ब्रेड, बिस्किट, चाय, साबुन, लिखने के लिए कागज, टेलीविजन, जो है श्रृंगार सामान, कॉस्मेटिक का उत्पादन करने वाले प्रमुख उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है और ये भी आजकल उद्योगों का एक प्रकार हो गया है। इसके बाद है आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योग। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो सरकार के अंडर में होते हैं। यह उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हैं। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम लगाए जाते हैं। जैसे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है तो हमारे यहाँ दोनों प्रकार के उद्योग लगते हैं। एक होता है निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित होते हैं। पूंजीवादी उद्योगों में देशों में अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र के होते हैं। एक होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के उद्योगों की सूची बता सकते हैं? जैसे बहुत सारे उद्योग हैं, जैसे हमारे यहाँ डेयरी उद्योग संयुक्त आधारित उद्योग होता है, कपड़ा मिलें, चीनी उद्योग, ये सब संयुक्त उद्योग के भी उदाहरण हैं। आगे लिखा है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की जो है संकल्पना। तो उच्च जो है तकनीकी आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? तो लिखा है निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उच्च वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध और विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा शोध और विकास के द्वारा हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग जो है व्यावसायिक सफ़ेद कॉलर श्रमिकों द्वारा होता है। ये उच्च दक्ष और विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कलर। अब देखो यहाँ पे जो श्रमिकों को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया गया है। जब व्यावसायिक तरीके से जो श्रमिक होते हैं उन्हें हम कहते हैं सफ़ेद कॉलर के श्रमिक।
जो है व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, जो काफ़ी दक्ष होते हैं, उनको विशिष्ट ज्ञान होता है, उन्हें हम कहते हैं नीला कॉलर के श्रमिक कहते हैं। ठीक है, श्रमिकों से संख्या में अधिक होते हैं। तो याद रखना, सबसे अधिक श्रमिक कौन होते हैं? यह नीला कॉलर वाले होते हैं, सफ़ेद कॉलर वाले कम होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में यंत्र, मानव, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड और निर्माण, धातु पिघलाने वाले और शोधन के इलेक्ट्रिक नियंत्रण और नए रासायनिक और औषधीय उत्पाद प्रमुख स्थान जो है रखते हैं, जिन्हें हम तकनीक के द्वारा ही उत्पादन करते हैं। आगे लिखा है जो है, इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों और भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय और प्रयोगशालाएं देखने को मिलती हैं। इस समय जो भी प्रादेशिक व स्थानीय विकास की योजनाएं बन रही हैं, उनमें नियोजित व्यवसाय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वह उच्च प्रौद्योगिकी मतलब उद्योग को प्रादेशिक संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर और उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, और इन्हें जो है प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो है उद्योगों का संकेंद्रण हो जाता है। जैसे सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के समीप जो है सिलिकॉन घाटी, यहाँ पर जो है आप देखेंगे कंप्यूटर उद्योग बहुत ज़्यादा व्यापक है। और हमारे यहाँ बंगलुरु सिलिएटर के समीप जो है सिलिकॉन वन प्रौद्योगिकी ध्रुव के अच्छे संकेंद्रण है, जहाँ पर जो है तकनीक आधारित उद्योगों का स्थापित किया गया है। क्या भारत में कोई प्रौद्योगिकी ध्रुव विकसित है? जैसे आपका बंगलुरु, तो बंगलुरु जो है तकनीक पर आधारित उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। आगे लिखा है, विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। लौह इस्पात, वस्त्र, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योग आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, हुगली के सारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के साथ स्थापित किए गए हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वहाँ जूट का उत्पादन ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन है, चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग होते हैं। नहीं, ये जो है कच्चे माल के नज़दीक लगते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति के विकास में उद्योगों के अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम कर दिया। बिल्कुल सही है। पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया। बिल्कुल सही है, तो आपका बी वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो ये आपका कौन सा उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग है, जिसे हम लोग इस्पात उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजल्स में नहीं, ये गलत हो गया। पोत निर्माण उद्योग ये लुसाका में बिल्कुल सही है। वायुयान निर्माण उद्योग ये फ्लोरेंस में नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो कल इसका बी सही है, केवल एक यही मेल खा रहा है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने इसमें करा दिया है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। इसी तरह की एनसीईआरटी आपको मिलती रहे जो है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।